कभी सोचा है कि आसमान में चमकता वो तारा जो हमें जिंदगी देता है, उसकी अपनी कहानी का अंत कैसे होगा? जी हाँ, हमारे सूरज की, जो हमारे सोलर सिस्टम का दिल है, उसकी भी एक कहानी है। जन्म, जीवन और एक बहुत ही नाटकीय और शायद हिंसक अंत की। तो चलिए आज इसी ब्रह्मांडीय सफर पे निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा रक्षक ही एक दिन हमारा भक्षक बन जाएगा। ये एक अजीब सी पहेली है ना कि जिस तारे ने पृथ्वी पर जीवन को पनपने का मौका दिया, वही तारा एक दिन हमारे ग्रह के अंत की वजह भी बनेगा। और सूरज की इसी दोहरी पहचान को समझना ही उसके पूरे जीवन चक्र को समझने की चाबी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं बहुत बहुत पहले से। लगभग 4.6 अरब साल पीछे चलते हैं, एक ऐसे वक्त में जब ना तो पृथ्वी थी और ना ही कोई और ग्रह था, तो बस धूल और गैस का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल। तो सोचिए जरा, अरबों साल पहले मरे हुए तारों की धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, जिससे ये और तेजी से घूमने लगा। बीचों बीच सारा मलबा एक गर्म घने गोले में इकट्ठा हो गया, एक प्रोटोस्टार यानी हमारे सूरज का बिल्कुल शुरुआती रूप। और उसके चारों ओर जो बची हुई धूल थी वो एक चपटी डिस्क में बदल गई, जिससे बाद में पृथ्वी और दूसरे ग्रह बने। इस नए बन रहे तारे के अंदर दबाव और गर्मी दोनों ही अविश्वसनीय लेवल तक बढ़ते गए। फिर करीब 5 करोड़ साल बाद एक बड़ा मोड़ आया। कोर के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि इसने यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया को चालू कर दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे, जिससे इतनी एनर्जी निकली जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बस उसी पल हमारे सूरज का असल में जन्म हुआ था। जन्म के बाद सूरज अपनी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे स्थिर दौर में आ गया, जिसे हम उसकी जवानी भी कह सकते हैं। ये दौर एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पे टिका हुआ है, जो अरबों सालों तक चलेगा। तो सवाल यह है कि सूरज अरबों सालों से इतना स्थिर कैसे है? असल में इसके पीछे एक जबरदस्त ब्रह्मांडीय रस्साकशी चल रही है। साइंटिस्ट इसे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि दो बहुत बड़ी उल्टी दिशा में काम करने वाली ताकतें एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस किए हुए हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे रस्साकशी का खेल चल रहा हो। एक तरफ है सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी, जो हर चीज को अंदर की ओर खींचकर उसे कुचल देना चाहती है, और दूसरी तरफ है न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली बेहिसाब एनर्जी, जो हर चीज को बाहर की तरफ धकेल रही है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ताकतें बिल्कुल बराबर हैं, जिससे हमारा सूरज एकदम स्थिर रहता है। अरबों सालों तक सूरज इसी बैलेंस में बना रहता है। सुनने में ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसी शांत दौर में एक बहुत ही धीमा बदलाव हो रहा है, जिसके नतीजे पृथ्वी के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं। होता यह है कि जैसे जैसे सूरज हाइड्रोजन जलाता है, उसके कोर में हीलियम की राख जमा होती जाती है। अब हीलियम हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा भारी होता है, तो वो कोर पर और दबाव डालता है, जिससे कोर सिकुड़कर और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म कोर का मतलब है कि सूरज का इंजन और तेज चलता है, जिससे उसकी चमक हर 10 करोड़ साल में करीब 1% बढ़ जाती है। सुनने में ये धीमा लगता है, पर अरबों सालों में इसके नतीजे खतरनाक हैं। और पृथ्वी के लिए ये एक तरह से धीमी मौत की सजा है। आज से 60 करोड़ साल बाद सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि हमारे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारी फूड चेन का बेस ही खत्म हो जाएगा। 1 अरब साल में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे महासागर, जो जीवन का सोता है, पूरी तरह उबलकर भाप बन जाएंगे। और 4.8 अरब साल बाद हमारी प्यारी नीली धरती पिघले हुए पत्थर के एक दहकते गोले के अलावा कुछ नहीं होगी। अब भविष्य में और आगे चलते हैं, उस समय में जब सूरज अपने कोर का सारा हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल कर चुका होगा। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे हिंसक और नाटकीय दौर शुरू होता है। तो जब कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो रस्साकशी के खेल में ग्रेविटी जीत जाती है और कोर अपने ही वजन के नीचे दबने लगता है। इस दबाव से इतनी गर्मी पैदा होती है कि कोर के बाहर मौजूद हाइड्रोजन की एक परत जलने लगती है। इससे अचानक इतनी एनर्जी निकलती है कि सूरज की बाहरी परतें फूलकर अंतरिक्ष में फैलने लगती हैं, और वो एक लाल दानव यानी रेड जायंट में बदलना शुरू हो जाता है। अपनी पीक पर सूरज आज से 2300 गुना ज्यादा चमकीला होगा। ये इतनी जबरदस्त एनर्जी होगी कि ये बुध और शुक्र को तो पूरा निगल ही जाएगा, और हमारी पृथ्वी या तो पूरी तरह भाप बन जाएगी या फिर उसका सिर्फ लोहे का कोर ही बचेगा। इस रेड जायंट वाले दौर में कोर में मौजूद हीलियम और भी ज्यादा गर्म और घना होता जाता है, बिल्कुल एक कॉस्मिक प्रेशर कुकर की तरह। और फिर एक धमाका होता है।
एक ऐसी घटना जिसे हीलियम फ्लैश कहते हैं, जिसमें हीलियम कोर का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक विस्फोटक फ्यूजन रिएक्शन में जल जाता है। इस घटना की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस कुछ पलों के लिए हमारा एक अकेला तारा हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों तारों की मिलीजुली रोशनी से भी ज्यादा चमकदार हो जाएगा। सोचिए जरा। इन आखिरी हिंसक धमाकों के बाद सूरज अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बिखेर देगा और अपने पीछे बस एक फीकी सी निशानी छोड़ जाएगा। वो अपने पुराने रूप का बस एक भूत बनकर रह जाएगा। और ये है सूरज का आखिरी सीन। उसकी बाहरी परतें एक आखिरी बार फूलती हैं, इतनी कि बृहस्पति के ऑर्बिट को भी पार कर जाती हैं। फिर वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं और एक खूबसूरत, रंगीन, चमकता हुआ गैस का बादल बनाती हैं, जिसे प्लैनेटरी नेब्यूला कहते हैं। और पीछे जो बचता है वो है सूरज का सिकुड़ा हुआ बेहद घना कोर, एक व्हाइट ड्वार्फ। तो आखिर में जो बचता है वो है एक व्हाइट ड्वार्फ, सूरज का भूतिया अवशेष। बस इतना समझिए कि पूरे सूरज के वजन को समेटकर पृथ्वी के साइज के एक गोले में दबा दिया गया हो। ये इतना घना होता है कि इसके मटेरियल का सिर्फ एक चम्मच एक पूरे ट्रक जितना भारी होगा। तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा? खैर, बुध, शुक्र और पृथ्वी तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि मंगल ग्रह के बचने की अच्छी खासी संभावना है। बृहस्पति और बाकी बाहरी ग्रह भी बच जाएंगे और वो इस नए व्हाइट ड्वार्फ के चारों ओर थोड़ी और दूर की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहेंगे। सूरज की कहानी का अंत बेहद लंबा और शांत है। ये व्हाइट ड्वार्फ खरबों सालों तक अपनी बची खुची गर्मी को धीरे धीरे अंतरिक्ष में छोड़ता रहेगा, ठंडा होता जाएगा और फीका पड़ता जाएगा। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब क्या होगा? क्या एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, एक ऐसी काल्पनिक चीज जो इतनी ठंडी और अंधेरी है कि दिखाई भी ना दे? वैसे हमारा यूनिवर्स अभी इतना पुराना नहीं हुआ कि कोई ब्लैक ड्वार्फ बना हो, तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के अंधेरे में ही छिपा है।